So now the topic is polarization. पोलराइजेशन बेसिकली होता क्या है? अगर मैं पोलराइजेशन की बात करूं तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि पोलराइजेशन में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग इंटेंसिटी कम कर देते हैं लाइट की डायरेक्शंस के हिसाब से आइडेंटिफाई करते हैं कि रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो मैथमेटिकली अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरी वेव जो है वो z डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, वेव इज मूविंग अहेड इन z डायरेक्शन, so there may be a possibility कि सपोज ये मेरी डायरेक्शन है x और इधर मेरी डायरेक्शन है y, ठीक है। तो आपको एक वेव मिल सकती है जो मूव कर रही है x डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से, मतलब x डायरेक्शन में उसके कंपोनेंट्स हैं और मूव वो z डायरेक्शन में कर रही है, ठीक है। अब देयर में भी पॉसिबिलिटी कि उसी, सपोज मैं ब्लू कलर ले रहा हूँ दूसरी वेव को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, वो y डायरेक्शन में उसका दूसरा कंपोनेंट है। सपोज फॉर एग्जांपल चाहे मैं e में x प्लेन में e कंपोनेंट ले लेता हूँ, तो y प्लेन में मेरा h कंपोनेंट है, मैग्नेटिक फील्ड वाला कंपोनेंट है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर मैं बात करता हूँ तो अगर वो y डायरेक्शन में है ना, मतलब इट इज इन दी y डायरेक्शन। लॉजिकली है क्या कि ये जो एम्पलीट्यूड है ना, दैट एम्पलीट्यूड इज इन वाई डायरेक्शन। यहाँ पर y की लिमिट, y की मैक्सिमम वैल्यू और इधर y की मिनिमम वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है ना, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम लोग ये बोलेंगे कि जो मेरा x डायरेक्शन थी, रेड हुआ नहीं है, ठीक है, ये मेरी x डायरेक्शन थी, this is x direction, this is x डायरेक्शन। तो आप देख सकते हो ये मेरा पॉजिटिव x है और इधर मेरा माइनस x हो जाएगा नीचे की तरफ, मतलब माइनस वैल्यू हो जाएगी। तो मैग्नीट्यूड बेसिकली x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का, y डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का और z डायरेक्शन में दे आर मूविंग, ठीक। ये मेरा क्या कह सकते हैं एक तरीके से, ये वेव मेरी x में पोलराइज है या y में पोलराइज है या x और y दोनों में पोलराइज है, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का पोलराइजेशन है। तो अगर मैं एक ऑप्टिकल फाइबर की बात करूं तो ऑप्टिकल फाइबर मेरे पास दो टाइप के हैं, एक होता है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, एक होता है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, सिलिंड्रिकल फाइबर बोलते हैं उनको। तो हम मेनली बात करेंगे सिलिंड्रिकल ऑप्टिकल फाइबर की, क्योंकि सिलिंड्रिकल ऑप्टिकल फाइबर ही वाइडली यूज ऑप्टिकल फाइबर्स हैं। तो सिलिंड्रिकल ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम आती है, वो ये आती है कि ये पोलराइजेशन मेंटेन नहीं करते। पोलराइजेशन मेंटेन नहीं करने का मतलब क्या है कि अगर मेरी वेव x डायरेक्शन में पोलराइज्ड है, तो देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि आफ्टर अ सर्टेन डिस्टेंस, आफ्टर अ फ्यू मीटर्स, द पोलराइज्ड वेव which was present in the x direction, which was now not present in the x direction. There may be possibility कि वो x डायरेक्शन से थोड़ा सा हटके थोड़ा मूव हो जाए टूवर्ड्स एक्स वाई डायरेक्शन हो जाए, या देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि वो माइनस एक्स में हो जाए या वाई में हो जाए या माइनस वाई में हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो हर कुछ मीटर के बाद उसका पोलराइजेशन चेंज होता रहता है। अगर मैं इस चीज़ को ओवरकम करना चाहूँ तो उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का जो सोर्स है ना, ऑप्टिकल फाइबर का सोर्स मतलब जो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर मैं इसके इनपुट पर जो लाइट सोर्स है वो ऑप्टिकल फाइबर का सोर्स है, ठीक है, ऑप्टिकल लाइट सोर्स है। तो वो लाइट सोर्स की इंटेंसिटी को मैं मॉड्यूलेट करता हूँ। अब लाइट की इंटेंसिटी को अगर मैं मॉड्यूलेट करता हूँ तो उसको हम इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कोई भी
एक तरीके से ऑप्टिकल फाइबर के पोलराइजेशन को मेंटेन करना चाहता हूँ, तो मैं ऑप्टिकल फाइबर के अंदर लाइट सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने से पहले उसकी इंटेंसिटी का मॉड्यूलेशन करता हूँ, जिसकी वजह से कुछ दूरी मेरी पोलराइजेशन मेंटेनेंस की और बढ़ जाए। मतलब मैं ड्यूरिंग लार्ज डिस्टेंस कंपैरेटिवली मैं अपने पोलराइजेशन को और बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मेरा पोलराइजेशन मेंटेन रहे। नाउ अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को देखूं तो ऑप्टिकल जो डिटेक्टर्स हैं जो बेसिकली आउटपुट साइड पर यहाँ पर जो भी लाइट सिग्नल को रिसीव करेंगे रिसीवर साइड पर, ये डिटेक्टर बोले जाते हैं। ठीक है, ये डिटेक्टर्स हैं, ऑप्टिकल डिटेक्टर्स। तो ये ऑप्टिकल डिटेक्टर्स जो हैं, ऑप्टिकल डिटेक्टर्स डज नॉट नो दी ऑप्टिकल पोलराइजेशन। वो इनसेंसिटिव होते हैं। मतलब मेजॉरिटी में जो ऑप्टिकल डिटेक्टर्स हैं वो क्या कह सकते हैं, एक तरीके से इनसेंसिटिव होते हैं ऑप्टिकल पोलराइजेशन के या लाइट के फेज के। तो ऐसे केस में अगर मेरे को पोलराइजेशन मेंटेन करना है, तो पोलराइजेशन मेंटेन करना एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है मेरे लिए, कि मैं कैसे लाइट को पोलराइजेशन को मेंटेन करूँ। तो ऐसे केसेस में हम यूजुअली क्या प्रेफर करते हैं, हम कुछ स्पेशल टाइप के सिंगल मोड फाइबर्स को डिज़ाइन करते हैं जो कि पोलराइजेशन को मेंटेन कर सकें। उनको बोलते हैं पोलराइजेशन मेंटेनिंग फाइबर्स। वो पोलराइजेशन को मेंटेन करते हैं यूजिंग अ फिनोमेना जिसको बोलते हैं मोडल बाय रेफरेंजेंस। मोडल बाय रेफरेंजेंस एक फिनोमेना है जिसके थ्रू पोलराइजेशन को या पोलराइजेशन की स्टेट्स को ऑप्टिकल फाइबर के अंदर मेंटेन किया जाएगा यूजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो मैं पोलराइजेशन मेंटेनिंग फाइबर्स को मैंने डिज़ाइन करा, वो मोडल बाय रेफरेंजेंस के प्रिंसिपल पर काम करते हैं, और वो यूजुअली सिंगल मोड की ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, क्योंकि सिंगल मोड की ऑप्टिकल फाइबर्स में एक मोड प्रोपेगेट हो रहा है या मैक्स टू मैक्स 2 मोड प्रोपेगेट हो रहे हैं, दोनों डीजनरेट मोड हैं। तो ऐसे केस में मैं एक मोड से दूसरे मोड में ही कपल हो सकता हूँ, या दूसरे मोड से पहले मोड में ही कपल हो सकती है सारी एनर्जी। तो उस रीज़न से हम उसको सिंगल मोड फाइबर्स बोलते हैं, जो कि पोलराइजेशन की स्टेट को मेंटेन करेगा यूजिंग अ फिनोमेना दैट इज मोडल बाय रेफरेंजेंस। ठीक है, अब आपको एक ये विजिबल है, आपको ग्राफ विजिबल है। इसमें मैंने एक एनिमेशन के थ्रू आपको बताना चाहा है कि किस तरीके से E और H वेव्स X और Y प्लेन्स के अंदर दिख रही हैं। ठीक है, आप देखो, ये क्यों हट रहा है यहाँ से। ये देखो आप ध्यान से, क्यों नहीं हो रहा है। अभी आपको दिख रहा है ना बच्चों, ये जो मैंने ये चीज दिखाई है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पर्टिकुलर चीज, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है आवाज तो। ठीक, यस सर। थोड़ा कंप्यूटर हैंग हो रहा है, आई थिंक, पता नहीं क्यों, किस रीजन से। आपको ये स्क्रीन विजिबल है? यस सर, विजिबल है वो। यस सर। ये क्रॉस सेक्शन को देखो आप ध्यान से, जहाँ पर ये गोला घूम रहा है ना, मैं वहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। सपोज ये मेरी x डायरेक्शन है, दिस इज द y डायरेक्शन। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक मेरा z डायरेक्शन है। तो ये z डायरेक्शन है, ये x है और ये y है। तो आपको ये वेव दिख रही होगी, ये वेव x डायरेक्शन में मूव कर रही है, दिख रहे हो, है ना? ये वेव x डायरेक्शन में आगे की तरफ आ रही है, क्योंकि इसका z डायरेक्शन में आगे की तरफ आ रही है, लेकिन इसके कंपोनेंट ये जो मूव कर रहा है एम्पलीट्यूड, ये x डायरेक्शन में ही है ना? सिमिलरली एक सेकंड रुको बच्चों, है ना, थोड़ा पता नहीं हैंग क्यों हो गया। ये मैं आपको दिखा रहा था। ठीक, अब
आप इसको ध्यान से देखो, ये मेरा क्या है, सपोज ये मेरा जो ब्लॉक है ना, कुछ इस टाइप से, तो सपोज इधर बोल देते हैं हम x डायरेक्शन, इधर बोल देते हैं y डायरेक्शन। ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, और इस ब्लॉक से, इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से दूसरे पॉइंट ऑफ रेफरेंस की तरफ, है ना, आगे की तरफ, ये मेरी क्या है, ये मेरी z डायरेक्शन। अब आप दूसरी वेव देखो, इस वाले फिगर में आप देखो, इस वाले फिगर में मैं वेव x डायरेक्शन में मूव करा रहा हूँ, है ना, और इस वाली डायरेक्शन में मेरी वेव जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है ऊपर की तरफ, यानी ये मेरा y डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये वाली वेव मेरी x डायरेक्शन में मूव कर रही है ना, दिख रहा है ना। अब अगर मैं इन दोनों वेव्स को क्या कहते हैं, मर्ज कर दूं, तो ये मेरी ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन जाती है। अब इस ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बनने के बाद मेरे पास कई सारे मोड्स हो जाते हैं, कई सारे पोलराइजेशन के टाइप्स हो जाते हैं। आप इसमें देख सकते हो, ये जो एरो दिख रहा है ना आपको, ये वाला एरो, ये एरो आप देखो हर इंस्टेंट पर कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी और ज़्यादा, कभी और ज़्यादा, कभी एक डायरेक्शन है मैक्सिमम, फिर धीरे धीरे कम, फिर धीरे धीरे कम, फिर जीरो, फिर धीरे धीरे और कम और कम और नेगेटिव और नेगेटिव, और फिर नेगेटिव में मैक्सिमम, और फिर दोबारा वो पॉजिटिव होने लग गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कुछ इधर था ऐसे, फिर अगले इंस्टेंट पर इतना आया, उसके अगले इंस्टेंट पर इतना आया, उसके अगले इंस्टेंट पर इतना आया, ये मैक्सिमम आ गई सपोज वैल्यू। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ, फिर वो और कम होना शुरू हुआ, फिर वो और कम होना शुरू हुआ, फिर वो जीरो हो गया, फिर वो नेगेटिव होना शुरू हुआ, है ना, और फिर नेगेटिव में मैक्सिमम हुआ, फिर और नेगेटिव से कम हुआ, फिर और नेगेटिव से कम हुआ, फिर जीरो हो गया। तो बेसिकली मैं इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से यहाँ से हर इंस्टेंट पर वेव का एम्पलीट्यूड चेक कर रहा हूँ। तो वो एम्पलीट्यूड बेसिकली मेरे को क्या दे रहा है, वो पोलराइजेशन बता रहा है कि वो पोलराइजेशन इधर की तरफ है या इधर की तरफ है। ठीक है, सिमिलरली ये पोलराइजेशन आप इस वाले फिगर में देखोगे तो पोलराइजेशन इधर की तरफ है या इधर की तरफ है। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस इधर की तरफ हो जाएगा। अब आप इस फिगर को देखो ध्यान से, आप देखो इस फिगर में मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, एक्स और वाई दोनों को ऐड कर दिया। अब अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखो तो ये जो लाइट ब्लू या स्काई ब्लू का या वाइट बोलते जिस जो भी लाइट है ना, ये जो रे है ये आपकी एक वेव है, इसको बोल दो सपोज ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और जो रेड वाली है ये सपोज मेरी मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो रिजल्टेंट फील्ड बन रही है ये ग्रीन वाली, ठीक है, ये ग्रीन वाली देखो आप, तो ग्रीन वाली और रेड वाली को मिलाने के बाद मेरी ये वाइट वाली रिजल्टेंट फील्ड बन रही है। ये वाइट एम्पलीट्यूड का आपको बड़ा सा एरो जो मूव करता हुआ दिख रहा होगा, तो ये रिजल्टेंट वेव है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब आप ध्यान से देखो, अगर इसको देखें तो हम इसको इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में ही एम्पलीट्यूड मूव हो रहा है। ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल देखो जरा, दूसरे एग्जाम्पल में आप देखो ये केवल वेव का एम्पलीट्यूड मूव हो रहा है, और वो हो रहा है कुछ इस तरीके से कि मेरी वेव आगे बढ़ रही है, और जब आगे बढ़ रही है इस डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड कुछ सर्कुलरली चेंज हो रहा है, सर्कुलरली उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सर्कुलरली पोलराइज्ड। ये वाली वेव मेरी लीनियरली पोलराइज्ड बोली जाएगी, क्योंकि मेरी लाइन बन रही है ना, लीनियरली मेरी लाइट की इंटेंसिटी या सिग्नल की इंटेंसिटी चेंज हो रही है। यहाँ पर मेरी सिग्नल की इंटेंसिटी चेंज हो रही है, और मैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस देखूँ तो वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस मेरा क्या बनता जा रहा है, एक सर्किल बनता जा रहा है ना, धीरे कम, फिर और कम, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, कुल मिलाकर के ये एक सर्किल बन रहा है। आप देख सकते हो ये ग्रीन वाला जो है ये सर्किल है। ठीक, तीसरी टाइप की लाइट और हो सकती है, उसको बोलते हैं इलिप्टिकल लाइट। देखो ध्यान से, इसमें ई और एच दोनों मूव हो रहे हैं, और इस तरीके से ये जो वाइट लाइट है, ये जो ये लाइट स्काई ब्लू बोल दो आप, है ना, जिस भी कलर में आपको दिख रही है, आप देख सकते हो इसका जो एनवलप है दैट इज ट्रेसिंग लाइक द एनवलप ऑफ अ इलिप्स, इलिप्टिकल सरफेस मेरे को यहाँ पर मिल रही है ना। दिस इज नॉट सर्कुलर, दिस इज नॉट सर्कुलर, दिस इज लाइक इलिप्स। ठीक है, ये वाली लाइन पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ज़्यादा वेरी हो रहा है, और इस वाली लाइन पर एम्पलीट्यूड मेरा कम वेरी हो रहा है। आप देख सकते हो दोनों वेव का एम्पलीट्यूड, और ये सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव यहाँ पर मेरे को मिल रही है, और यहाँ पर मेरे को
लीनियरली सॉरी इलेप्टिकली पोलराइज वेव मिली है, लीनियर पोलराइजेशन मेरे को इस केस में मिल रहा है। ठीक है बच्चों, अब आप आओ मोडल बायो रेफरेंस पे। आप इस फिगर को देखो, इस फिगर को देखो तो मैंने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन माना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है, यहाँ से मैं इस वेव को विजुअलाइज कर रहा हूँ। तो इस वेव को विजुअलाइज करने पर आप देख सकते हो ये वेव अगर इस डायरेक्शन में है दैट मीन्स वो लीनियरली पोलराइज है। कुछ दूरी पर जाने के बाद वो सर्कुलरली पोलराइज हो जाएगी, कुछ दूरी पर आने के बाद वो लीनियरली पोलराइज हो जाएगी बट उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और उसके बाद फिर वो सर्कुलरली पोलराइज वेव में कन्वर्ट होगी, फिर उसके बाद वो लीनियरली पोलराइज स्टेट चेंज करता जाएगा। कुल मिलाकर के मतलब क्या है कि आप इसको बोल सकते हो कि जब ये लीनियर से सर्कुलरली पोलराइज बनती है तो बीच में एक इलेक्ट्रिकल वाला फेज और आएगा, है ना। धीरे धीरे मेरी एम्पलीट्यूड इस डायरेक्शन में ना होने की बजाय वो धीरे धीरे इधर की तरफ मूव करना शुरू होगा, है ना। तो जब ये इस इंस्टेंट पर अगर सर्कुलरली पोलराइज बन रही है तो वो इस इंस्टेंट पर इलेक्ट्रिकली पोलराइज होगी और इस इंस्टेंट पर आपका लीनियरली पोलराइज हो जाएगा। बेसिकली ये है कि दोनों वेव्स जो एक्स और वाई डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड्स रखती हैं, उन दोनों वेव के प्रोपेगेशन के हिसाब से, उनकी वेलोसिटी के हिसाब से मेरे पोलराइजेशन की स्टेट्स आइडेंटिफाई की जाती हैं। और ये जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दिस इज बेसिकली द लेंथ ऑफ द फाइबर। ये जो लेंथ था ये लेंथ है मेरी फाइबर की, ठीक है। और ये मेरा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है और इसके अंदर मेरी वेव ट्रैवल हो रही है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। सपोज यहाँ पर मेरी वेव लीनियरली पोलराइज है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मेरी वेव सर्कुलरली पोलराइज है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मेरी वेव अगेन लीनियरली पोलराइज हो गई। ठीक, यहाँ पर मैंने ये जो एरो दिखाया है, ये एरो आपको बताता है कि मेरा एम्पलीट्यूड एक्स से वाई की तरफ बढ़ रहा है ना। यहाँ पर वाई का मैक्सिमम होगा, यहाँ पर वाई और एक्स बराबर होंगे, है ना। और जैसे जैसे ये वाला आएगा यहाँ पर वाई बढ़ जाएगा, एक्स कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर उस डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड बढ़ने लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, अब आप जरा इन पॉइंट्स को देखो। सिंगल मोड फाइबर्स जो हैं वो नॉमिनल सर्कुलर सिमेट्री अगर रखते हैं तो कोर की एक्सिस जो है वो लगभग 2 डीजेनरेट मोड्स के प्रोपेगेशन को अलाउ करती है इन ऑर्थोगोनल पोलराइजेशन प्लेन में। मैंने ऑर्थोगोनल पोलराइजेशन इसलिए बोला है क्योंकि अगर मैं एक वेव देखूं एक्स डायरेक्शन में, दूसरी वेव मेरी वाई डायरेक्शन में है और प्रोपेगेशन है जेड डायरेक्शन में, तो एक्स और वाई दोनों ऑर्थोगोनल है, तो इसलिए ऑर्थोगोनल पोलराइजेशन बोलते हैं। एक वेव मेरी कुछ इस डायरेक्शन में है ना, और एक वेव मेरी कुछ इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये दोनों ऑर्थोगोनल पोलराइजेशन के टाइप्स के अंदर आएंगे। अगर सर्कुलर सिमेट्री या नॉर्मल सर्कुलर सिमेट्री को मेंटेन करता हूं मैं सिंगल मोड फाइबर के अंदर, तो ऐसा होगा। अगर मैं इन दोनों मोड्स को देखूं तो एक मोड होगा मेरा 1-1 इन दी एक्स डायरेक्शन और एक होगा मेरा 1-1 इन दी वाई डायरेक्शन। यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ एक्स और वाई दोनों एक्सिस के हिसाब से मैंने सिमेट्रिकल एलिमेंट्स अलोंग द फाइबर क्रॉस सेक्शंस आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक, अब अगर मैं ऑप्टिकल फाइबर के अंदर सर्कुलर सिमेट्रिकल कोर को देखूं तो उस कोर के अंदर मेरे दोनों मोड्स अगर सर्कुलरली सिमेट्रिकल हैं, मतलब अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया में सर्कुलर सिमेट्री बन रही है ना। सर्कुलर सिमेट्री मतलब सर्कुलर सिमेट्री के कोर एक्सिस से एक्स की डायरेक्शन मैक्सिमम और कोर से वाई की डायरेक्शन मैक्सिमम दोनों सेम है, दोनों डायरेक्शन में, इधर भी और इधर भी, तो ये सर्कुलर सिमेट्री बनती है। अगर ऐसा है, इसका मतलब अगर वेव ऐसे ऐसे करके ट्रैवल हो रही है तो वो कुछ दूरी के बाद जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वही डिस्टेंस अगर वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल हो रही है तो वो दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी आफ्टर अ सर्टेन पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि अगर उन दोनों का सर्कुलर सिमेट्री होती है, दोनों साइड पर एक्स और वाई दोनों प्लेन्स में सर्कुलर सिमेट्री है, तो वो दोनों वेव्स लगभग सेम वेलोसिटी से मूव करेंगी। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है? जल्दी बताओ, क्लियर हो रहा है? यस सर।
यस अगर मैं सर। इनकी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे देखता हूँ तो कुछ ना कुछ डिफरेंस हो सकता है कोर की ज्योमेट्री में, कोर की डायरेक्शन में। सपोज मेरा इधर थोड़ा, क्योंकि साइज उसका माइक्रोमीटर्स में है, मिलीमीटर्स में है ना, तो अगर मैं 0.01 या 0.1 माइक्रोमीटर का भी डिफरेंस दूंगा तो आफ्टर अ सर्टेन लेंथ, आफ्टर अ लेंथ सपोज इन किलोमीटर्स, उस लेंथ के बाद कुछ ना कुछ वेव की प्रोपगेशन में उनकी वेलोसिटी में डिफरेंस आएगा ही आएगा। मतलब वहाँ पर वो सिमेट्री नहीं रहेगी, या कुछ स्ट्रेस होता है, इंटरनल या एक्सटर्नल प्रेशर पड़ता है उस ऑप्टिकल फाइबर के स्ट्रक्चर पे, या फाइबर की बेंडिंग होती है, कोई भी रीज़न हो सकता है। उन किसी भी रीज़न की वजह से देयर में बी अ पॉसिबिलिटी कि वेव एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में जो वेव के प्रोपगेशन की वेलोसिटी है वो डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करे। अगर मैंने फाइबर को बैंड करा इस डायरेक्शन में, या फाइबर को बैंड करा इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में बैंड करा, या फाइबर को इस डायरेक्शन में बैंड करा, ऊपर नीचे या आगे पीछे, फ्रंट और बैक डायरेक्शन में, तो ऑटोमेटिकली उसके दो अलग अलग मोड्स के बीच में जो प्रोपगेशन डिफरेंस है वो कोर की ज्योमेट्री चेंज होने की वजह से चेंज हो जाएगा। तो या तो कोर की ज्योमेट्री चेंज हो रही है मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, या फिर फाइबर की बेंडिंग है, या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मेरे ऑप्टिकल फाइबर पर कोई भी इंटरनली या एक्सटर्नली प्रेशर पड़ रहा है, उसकी वजह से भी मेरी वेव की अलग अलग डायरेक्शन में वेलोसिटी का जो प्रोपगेशन है वो अलग अलग हो सकता है, वेलोसिटी की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि फाइबर जो है वो एक बाई रेफ्रिजरेंट मीडियम है, चाहे किसी भी रीजन से हो, चाहे फाइबर की बेंडिंग की वजह से हो, स्ट्रेस की वजह से हो, या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो, या देयर में भी अ पॉसिबिलिटी कि वो इफेक्टिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, वो फाइबर की वेव के अंदर जो बेंडिंग है वो ऑलरेडी थोड़ी सी पहले हो गई, तो ऑटोमेटिकली उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो फेज वेलोसिटीज अलग अलग होंगी, दोनों अलग अलग ऑर्थोगोनली पोलराइज्ड मोड्स के लिए अलग अलग, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब वेलोसिटी अलग अलग होंगी तो ऑटोमेटिकली प्रोपगेशन कांस्टेंट अलग अलग होंगे, है ना। ओमेगा बाई बीटा से हम क्या निकाल सकते हैं, बीटा निकाल सकते हैं अगर बी चेंज है तो। वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा बाई बीटा, है ना। तो अगर मैं बीटा एक्स निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा ओमेगा बाई वी पी इन दी एक्स डायरेक्शन, और अगर मैं बीटा वाई निकालना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा बाई वी पी इन दी वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो दोनों, अगर मैं बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी चेंज है तो ऑटोमेटिकली वो एक्स और वाई डायरेक्शन में उसके प्रोपगेशन कॉन्स्टेंट्स भी चेंज है, ठीक है। अब इस प्रोपगेशन कांस्टेंट बीटा एक्स और बीटा वाई की वजह से ही हम लोग क्या निकालते हैं, एक अलग अलग स्लो मोड और फास्ट मोड के करस्पॉन्डिंग प्रोपगेशन कांस्टेंट्स हैं एक्स और वाई के हिसाब से। वहीं पर हम मॉडल बाई रेफरेंस निकालते हैं और उसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, दैट इज डिनोटेड बाय बी एफ, बी कैपिटल एफ, एंड दैट इज इक्वल्स टू बीटा एक्स माइनस बीटा वाई अपॉन बीटा एक्स माइनस बीटा वाई अपॉन 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है, 2 पाई बाई लैम्डा, बेसिकली बीटा एक्स माइनस बीटा वाई अपॉन बीटा इज नथिंग बट 2 पाई बाई लैम्डा, है ना। तो अगर उस ऑप्टिकल वेवलेंथ के हिसाब से मुझे उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उस पर्टिकुलर वेवलेंथ पता है ऑप्टिकल लाइट की, तो एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेशन कांस्टेंट कितना है और वाई डायरेक्शन में प्रोपगेशन कांस्टेंट कितना है, उन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे हम, और उसको मैं प्रोपगेशन कांस्टेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेव से डिवाइड कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मॉडल बाय रेफरेंस पैरामीटर मिल जाएगा, दैट इज जनरेटेड बाय कैपिटल बी कैपिटल एफ। अब अगर मैं इसको बोलना चाहता हूँ कि ये मेरा जीरो होगा, दैट मीन्स एक्स और वाई दोनों ही डायरेक्शन में प्रोपगेशन कांस्टेंट की वैल्यू सेम है, या एक्स और वाई दोनों ही डायरेक्शन में मेरी वेव्स की वेलोसिटी सेम है। अगर ऐसा है तो ऑटोमेटिकली मेरा बीटा एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा बीटा वाई के, और उस पर्टिकुलर केस में मेरा मॉडल बाय रेफरेंस जीरो हो जाएगा। लेकिन मॉडल बाय रेफरेंस एक पर्टिकुलर स्ट्रेट फाइबर में, जहाँ पर कोई भी स्ट्रेस ना हो, जहाँ पर कोई भी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस ना आए, जहाँ पर कोई फाइबर की बेंडिंग ना हो, है ना, जहाँ पर कोर की ज्योमेट्री एग्जैक्टली सेम हो, इलेक्ट्रिसिटी ना आए, तब जीरो हो सकता है। अगर इनमें से कोई एक भी पैरामीटर चाहे कितनी ही कम इंटेंसिटी का आए, उसकी वजह से मेरे पास 100% चांसेस हैं कि कुछ ना कुछ दूरी पर, कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर फाइबर की, चाहे वो किलोमीटर के अंदर डिस्टेंस हो, उसके अंदर मॉडल बाय रेफरेंस जरूर आएगा, ठीक है। अब ये जो मॉडल बाय रेफरेंस है, ये
डिपेंड करेगा फाइबर की लेंथ पर, कि कितनी फाइबर की लेंथ पर कितना मेरे को ये डिफरेंस मिलता है। तो लाइट की जो पोलराइजेशन है वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर है वो रिटेन होगी, पोलराइजेशन को रिटेन करेगी हर लेंथ पर, हर पूरे फाइबर की लेंथ पर मेंटेन करेगी। और इसकी वजह से अगर मैं फेज वेलोसिटी निकालना चाहूँ तो चूंकि दोनों अलग अलग वेव्स की वेलोसिटी अलग अलग है, तो उसकी वजह से हम लोग एक रिटार्डेड वेलोसिटी निकालते हैं। रिटार्डेड का मतलब क्या है कि एक डायरेक्शन में वेलोसिटी अलग है, दूसरी डायरेक्शन में वेलोसिटी अलग है। तो अगर मैं रिजल्टेंट देखूंगा तो उन दोनों वेलोसिटी के रिजल्टेंट जो सेम होने चाहिए थे, है ना, सेम जो भी पैटर्न आता अगर वेलोसिटी में डिफरेंस ना होता, लेकिन अगर वेलोसिटी में डिफरेंस है तो उनके पैटर्न में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। तो उस रिटार्डेशन को कैलकुलेट करने के लिए z इज द डिस्टेंस, क्योंकि z डिस्टेंस पर मैंने माना है कि z डिस्टेंस बाद मेरे ऑप्टिकल फाइबर की जो पोलराइजेशन है वो रिटेन कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम डिनोट करते हैं बीटा एक्स माइनस बीटा वाई इंटू लेंथ ऑफ द फाइबर। अब अगर मेरी लेंथ है सपोज इन टर्म्स ऑफ लेमडा 2 पाई बाई लेमडा, या इन टर्म्स ऑफ लेमडा टू एल की वैल्यू है सपोज लेमडा बाई 2, या एल की वैल्यू है लेमडा, एल की वैल्यू है लेमडा बाई 4, तो अलग अलग इंस्टेंट पर मैं अलग अलग फेज वेलोसिटीज और उसके हिसाब से उसका रिटार्डेशन निकाल सकता हूं, दैट इज फाई जेड। जेड बेसिकली क्या है, डिस्टेंस है, फाइबर की लेंथ है। तो मैं फेज कोहेरेंस मान करके चलूं जहां पर मेरे दोनों मोड्स के कंपोनेंट सेम है, फेज कोहेरेंस मेंटेन कर रहे हैं। तो अगर ऐसा है, तो अगर मैं ऐसा निकालना चाहूं कि दोनों मोड्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो सेम फेज में है, ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे कि देयर इज अ डिले बिटवीन द ट्रांसिट टाइम फॉर द ऑप्टिकल लाइट सोर्स। और उस ऑप्टिकल लाइट सोर्स के जो लाइट जनरेट हो रही है उसके कोहेरेंस टाइम में कुछ डिफरेंस है, और वो जो ट्रांसिट टाइम है एक्स डायरेक्शन में एक वेव के पहुंचने का या वाई डायरेक्शन में एक वेव के पहुंचने का आउटपुट तक, वो ट्रांसिट टाइम अलग अलग है, दोनों ट्रांसिट टाइम अलग अलग है। तो उन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकाल लूंगा तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा डिले, ठीक। कि एक वेव एक्स वाली सपोज पहले पहुंच गई, वाई वाली सपोज बाद में पहुंची, या वाइस वर्सा, तो वो मेरा टू ट्रांसिट टाइम्स के बीच का डिले आ जाएगा। और उसको हम डिनोट करते हैं, उसको चाहे तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, जैसे हमने टाओ जी के टर्म में रिप्रेजेंट करा था, है ना, या फिर हम अगर उस टाओ को इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम दोनों सोर्स की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन लिख सकते हैं डेल्टा एफ के हिसाब से, 1 बाई डेल्टा एफ में। अब हम यहाँ पर निकालते हैं बाई रेफ्रिजरेंट कोहेरेंस। तो बाई रेफ्रिजरेंट कोहेरेंस अगर हम बोले कि अगर वो कितनी दूरी तक मेंटेन कर रहा है फाइबर के अंदर, कि कहाँ वहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है, उसको बोलते हैं कोहेरेंस लेंथ, है ना। कोहेरेंस लेंथ आफ्टर पर्टिकुलर लेंथ देयर विल बी सम कॉमन पॉइंट, वो सेम इंस्टेंट वही आए जो लॉजिकली आना चाहिए था, तो वो है फाइबर की कोहेरेंस लेंथ। उसको डिनोट करते हैं LBC से, और उसको लिखते हैं हम दैट इज इक्वल टू C डिवाइड बाई BF, दैट इज मोडल बाई रेफ्रिजरेंस, इनटू डेल्टा एफ। डेल्टा एफ क्या बता, डेल्टा एफ उन दोनों मोड्स के बीच का जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस था। अगर उस फ्रीक्वेंसी डिफरेंस को मैं वेवलेंथ के डिफरेंस से डिनोट करना चाहूँ तो दिस एक्सप्रेशन कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू लैम्डा स्क्वायर। सी कुछ क्या होता है, एफ इनटू लैम्डा, तो वहां पर मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाई BF इनटू डेल्टा लैम्डा, ठीक है। यहाँ पर C जो है मेरी वेलोसिटी ऑफ लाइट है वैक्यूम के अंदर, और डेल्टा लैम्डा जो है मेरी, वो कितना है, दैट इज सोर्स लाइन विड्थ, ठीक है बच्चों। सोर्स लाइन विड्थ का मतलब सोर्स की फ्रीक्वेंसी या सोर्स की वेवलेंथ, लाइन विड्थ। अब अगर मैं फेज कोहेरेंस को मेंटेन करना चाहता हूं ओवर कोहेरेंस लेंथ, तो पोलराइजेशन की स्टेट को जनरली इलेप्टिकल फॉर्म में मेंटेन करना होता है, और उसको पीरियोडिकली चेंज करना होता है अलोंग द फाइबर, यानी पीरियोडिकली मैं इलेप्टिकल पोलराइजेशन स्टेट को मेंटेन करूं अगर मैं इस फेज कोहेरेंस को मेंटेन करना चाहता हूं ओवर द कोहेरेंस लेंथ।
इस केस में आप जो मैंने अभी फिगर आपको दिखाई थी, इस फिगर में दो पार्ट थे, ए जहां पर मैंने आपको पोलराइजेशन दिखाए थे लीनियर, सर्कुलर या इलेप्टिकल। तो अलग अलग डिस्टेंस पर अलग अलग जो मेरा फेज का रिटार्डेशन आया था फाई जेड, अगर उसकी वैल्यू लैम्डा बाई 2 है या सॉरी पाई बाई 2 है, या अगर पाई है, या अगर 0 है, या अगर कुछ भी है तो पाई बाई 4 है, तो अलग अलग मेरी पोलराइजेशन की स्टेट्स आएंगी। मैंने आपको दिखाया था कि 45 डिग्री पर ये लीनियर था, 90 डिग्री पर ये क्या हो गया, ये सर्कुलर हो गया, 3 पाई बाई 4 पर ये फिर लीनियर हो जाएगा, और उसके बाद पाई पर ये फिर दोबारा सर्कुलर हो जाएगा, 3 पाई बाई 2 पर। ऐसे ही 2 पाई पर ये, सॉरी मैं गलत बोल गया, पाई बाई 2 पर ये लीनियर है, 3 पाई बाई 2 पर ये दोबारा सर्कुलर हो गया, और 2 पाई पर ये दोबारा लीनियर हो गया। लेकिन आपने देखा होगा ध्यान से, इसमें दोबारा दिखा देता हूँ, इस फिगर में देखो, ये अगर ये वाली वैल्यू पाई बाई 4 है, ये पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 पर क्या हो गया, सॉरी ये 0 है, 0, इट्स नॉट पाई बाई 4, इट्स 0। 0 पर ये वैल्यू कितनी है, लीनियर है, लीनियरली पोलराइज्ड है। पाई बाई 2 पर ये सर्कुलरली पोलराइज्ड है। अगेन दोबारा मैंने पाई बाई 2 का डिफरेंस दिया, यहाँ से यहाँ तक पाई बाई 2 का डिफरेंस है, हर पाई बाई 2 के इंटरवल पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, दोबारा लीनियर हो गया। उसके बाद फिर पाई बाई 2 डिफरेंस के बाद ये दोबारा सर्कुलर हो गया, उसके बाद फिर पाई बाई 2 के बाद ये दोबारा लीनियर हो गया। तो अगेन लीनियर, देन सर्कुलर, देन लीनियर, देन सर्कुलर, देन लीनियर, ये पोलराइजेशन की स्टेट्स को चेंज करते जा रहे हैं। और इन बिटवीन दीज टू, इन बिटवीन एवरी सर्कुलर एंड लीनियर स्टेट वी हैव अ इलेप्टिकल पोलराइजेशन। ठीक, क्लियर है बच्चों। उसके बाद हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक लेंथ पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, और कैरेक्टरिस्टिक लेंथ के थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं उसकी बेसिकली बीट लेंथ। अभी बताऊंगा बीट लेंथ होती क्या है। ये जो प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस के अंदर अगर मैं प्रोपेगेशन की डिस्टेंस, यानी इस ऑप्टिकल लाइट, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, अगर वो 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस के बराबर होती है, तो हम उसको बोलते हैं बीट लेंथ, और उसको मैथमेटिकली डिनोट करते हैं लैम्डा अपॉन बी एफ। ठीक है, बी एफ दैट इज व्हाट, मोडल बाय रेफरेंस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बीटा, हम इसको लिख सकते हैं बी एफ को क्या लिख सकते हैं, बी एफ को लिख सकते हैं बीटा एक्स माइनस बीटा वाई डिवाइड बाई 2 पाई बाई लैम्डा, है ना, 2 पाई बाई लैम्डा लिख सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने इसके अंदर लगा दी यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली क्या आ गया, दिस विल बी लैम्डा अपॉन बीटा एक्स माइनस बीटा वाई 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा है, डिवाइड बाई 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक है, 2 पाई बाई लैम्डा। तो इस वाले लैम्डा से ये वाला लैम्डा कट गया, ये वाला 2 पाई ऊपर आ गया, दिस विल बिकम 2 पाई डिवाइड बाई बीटा एक्स माइनस बीटा वाई। यानी अगर मुझे बीट लेंथ निकालनी है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ निकालनी है, तो वो बीट लेंथ क्या होगी, वो बीट लेंथ होगी सिंपल एक्स और वाई डायरेक्शन में प्रोपेगेशन कांस्टेंट्स का जो डिफरेंस आया, उसके इनवर्स को मैंने 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मेरा क्या आ जाएगा, बीट लेंथ आ जाएगी। और इसको, इससे हम बीट लेंथ के हिसाब से, अगर मुझे उस बीट लेंथ पर रिटार्डेड क्या निकालना है, फेज डिफरेंस निकालना है, फेज डिफरेंस, ये फेज का रिटार्डेशन निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, फाई जेड, जेड की जगह क्या रख दिया मैंने, एट जेड इक्वल्स टू एल बी, बीट लेंथ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जेड की जगह मैंने ये रख दिया, यानी एल की जगह मैंने एल बी रख दिया। तो मुझे पता था ये क्या होता है, दैट इज बीटा एक्स माइनस बीटा वाई इंटू एल, है ना। अब एल की जगह अगर मैं एल बी रख दूं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर बीट लेंथ आ जाएगी एल बी। और अगर आप इस एल बी को यहाँ से देख लो, इस एल बी को यहाँ से देखो, है ना, ये वाली वैल्यू यहाँ रख दो, तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 2 पाई डिवाइड बाई बीटा एक्स माइनस बीटा वाई, है ना, इंटू बीटा एक्स माइनस बीटा वाई, है ना। ये तो मेरा था ही बीटा एक्स माइनस बीटा वाई, और ये चीज़ मेरी क्या थी, ये चीज़ मेरी थी एल बी। इसको मैंने यहाँ रख दिया, बीटा एक्स माइनस बीटा वाई से बीटा एक्स माइनस बीटा वाई कट गया, एल बी कितना आ गया, 2 पाई आ गया। यानी अगर मैं ध्यान से देखूँ, तो अगर मैंने अपने फेज रिटार्डेशन को बीट लेंथ पर निकाला, तो वो कितना आया, वो आया 2 पाई। मतलब हर 2 पाई के इंटरवल के बाद मेरा फेज रिटार्डेशन, या एक तरीके से हर 2 पाई के इंटरवल के बाद मेरा फेज डिफरेंस सेम आएगा, या हर बीट लेंथ के बाद मेरा फेज डिफरेंस 2 पाई आएगा।
that is you can have a symmetrical analogy to understand what is the relationship behind the beat length or the modal birefringence or the phase retardation. ठीक है, अब सिंगल मोड फाइबर के अंदर हम देखते हैं कि बीट लेंथ जो होती है वो सेंटीमीटर्स के अंदर होती है, कुछ सेंटीमीटर के, यानी ये जो LB निकाली सिंगल मोड के अंदर, ये जो LB निकाला सिंगल मोड के अंदर, ये लगभग सेंटीमीटर्स के अंदर आता है। तो अगर मैं सेंटीमीटर वाली वैल्यू यहाँ रखूँगा तो ऑटोमेटिकली मुझे फेज रिटार्डेशन भी मिल जाएगा, है ना। अगर मैं हीलियम नियॉन का लेजर सोर्स, अभी हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3 में सोर्सेज के अंदर, तो ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि LED और लेजर सोर्सेज के बीच में कौन से वाले के अंदर ये चीज़ ज़्यादा हो सकती है या किससे कैसे हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं यूजिंग दी ऑप्टिकल सोर्सेज। ठीक, उसके बाद अगर मैं इस वाले फिगर के B पार्ट को ध्यान से देखूं तो कहीं पर मेरे को ब्राइट पोर्शन मिलेगा, कहीं पर मेरे को डार्क पोर्शन मिलेगा अक्रॉस द बीट लेंथ, या अ पीरियड विद अ पीरियड ऑफ बीट लेंथ, यानी उस बीट लेंथ के पीरियड में मैं देखूंगा ध्यान से कि अगर ये मेरी बीट लेंथ है LB, तो कुछ पर्टिकुलर पोर्शन में मेरे को डार्क पोर्शन मिल रहा है, कुछ पर्टिकुलर पोर्शन में मेरे को डार्क मिल रहा है, मतलब वहाँ पर कोई भी इंटेंसिटी नहीं है लाइट की, कोई भी लाइट नहीं है, और बाकी सब जगह मेरा ब्राइट पोर्शन है, यानी अलोंग द बीट लेंथ कुछ पोर्शन मेरे को डार्कर मिलेगा जहाँ पर कोई इंटेंसिटी नहीं है, और बाकी रिमेनिंग पोर्शन में मेरे को इंटेंसिटी मिल रही है ओवर द पीरियड बीट लेंथ। ठीक, तो आप देख सकते हो ध्यान से इस पोर्शन में लगभग π/4 तक, 0 से लेके π/4 या इवन उससे भी ज़्यादा, यहाँ पर मेरे को ऑलमोस्ट डार्क पोर्शन मिल रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब आएगा तो ये इलिप्टिकल फेज में चेंज होगा, तो यहाँ पर मेरे को इलिप्टिकल फेज में लाइट का मॉड्यूलेशन मिल ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं लाइट, है ना। सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक भी मेरी कोई लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ से जब यहाँ आएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेरे इलेक्ट्रिकल लाइट आएगी, वो यहाँ पर नहीं मिल रही। बाकी यहाँ पर मिल सकता है इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन और यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि दो ही जगह स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है ना, अक्रॉस दिस लाइटर इंटेंसिटी पोर्शन, यानी लाइट या ब्राइट साइड के अक्रॉस द बीट लेंथ ब्राइट साइड में केवल दो जगह सर्कुलर से लीनियर और लीनियर से सर्कुलर चेंज हो रहा है। तो एक इलेक्ट्रिकल यहाँ पर मिलेगा, एक इलेक्ट्रिकल यहाँ पर मिलेगा। एग्जैक्टली π/2 पर ये सर्कुलर होगा, एग्जैक्टली π/3 पर ये सर्कुलर होगा, एग्जैक्टली π पर ये लीनियर होगा। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक एंगल मेरा क्या है, एंगल मेरा ना तो π/2 है ना तो पाई है। दैट मीन्स मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन में मेरे को क्या मिल रहा है, इलिप्टिकल पोलराइज्ड वेव मिल रही है। सिमिलरली यहाँ π से लेकर के π/3 तक मेजॉरिटी पोर्शन में मेरे को इलिप्टिकल पोलराइज्ड वेव मिल रही है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है या नहीं? जल्दी से बताओ। यस सर। यस सर। मोडल बायोरेफरेंस को इन सारे ऑब्जर्वेशन से हम लोग बीट लेंथ के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं नॉन परफेक्ट ऑप्टिकल फाइबर लेता हूँ जिसके अंदर कई सारी डिस्टर्बेंसेस हैं, कई सारी पर्टर्बेशंस हैं, ज्योमेट्रिकल पर्टर्बेशन हो सकती है, या स्ट्रेस या स्ट्रेन की वजह से हो सकती है, या फाइबर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से हो सकती है, या हो सकता है फाइबर को मैंने ज्वाइन करा हो तो उसकी स्प्लाइसिंग की वजह से हो सकती है, कई सारे तरीके से हो सकती है। तो अगर ऐसी भी कोई पर्टर्बेशन है तो हम ये बोलेंगे कि फाइबर की ज्योमेट्री की वजह से हो सकती है। तो मेरी एनर्जी एक मोड से दूसरे मोड में कपल होगी ही, या एक पोलराइजेशन मोड से दूसरे पोलराइजेशन में मेरी वेव जाएगी ही। तो पोलराइजेशन की स्टेट ज़रूरी नहीं है कि बीट लेंथ का ही फंक्शन हो, मे बी अ पॉसिबिलिटी कि वो पर्टर्बेशन की वजह से भी चेंज हो जाए। अब इन पर्टर्बेशंस को, इन ऑप्टिकल फाइबर के स्ट्रक्चर्स को कंप्लीटली हटाना, समाप्त करना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, लेकिन मैं अच्छे से अगर मैन्युफैक्चरिंग करता हूं तो मैं कर सकता हूं, काफ़ी हद तक मिनिमाइज कर सकता हूं, बट 100% इसको रिमूव करना पॉसिबल नहीं है। तो ये पर्टर्बेशन तो रहेंगी, इसका मतलब मेरा पोलराइजेशन तो चेंज होगा ही। तो मैं यहाँ पर एनर्जी की ट्रांसफ़र जो निकालता हूँ कि मेरी एनर्जी किस मोड से किस मोड में कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, उसको हम बोलते हैं व्हेन द पर्टर्बेशंस हैव अ पीरियड, यानी उन पर्टर्बेशंस का, उन डिस्ट्रीब्यूशंस का, उस फाइबर के स्ट्रक्चर के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका अगर पीरियड है कैपिटल लैम्डा, दिस इज कैपिटल लैम्डा, और अगर वो बीट लेंथ के कुछ रिलेशनशिप में आता है तो कैपिटल लैम्डा को मैं इस तरीके से डिनोट करता हूँ, दैट कैपिटल लैम्डा इक्वल टू लैम्डा अपॉन BF। BF इज द मोडल बायरेफरेंस फैक्टर।
तो BF को मैं इन टर्म्स ऑफ बीट लेंथ रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो वहाँ पर मैं अपने इस पर्टिकुलर पैरामीटर को परटर्बेशंस का या क्या कह सकते हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जितनी भी डिसकंटिन्यूटीज हैं, जितने भी चेंजेस हैं, उसका अगर मैं पीरियड निकालूं तो वो मेरा है कैपिटल लैम्डा। ठीक है, अब अगर मेरा ये परटर्बेशंस है, अगर वो कट ऑफ पीरियड से कम होता है तो इसको हम काफ़ी हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर मेरी परटर्बेशन सपोज एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर के इस पर्टिकुलर पोर्शन पे मेरी यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस आ रही है, यहाँ पर मेरी मोड चेंज हो गया। अब अगर इस परटर्बेशन से दूसरी परटर्बेशन तक यहाँ पर भी मेरा मोड चेंज हो रहा है, ठीक है ना, अगर ये मैं इसका पीरियड निकालना चाहूँ कि कितनी दूरी पर है बेसिकली, एंड दैट इज लैम्डा सी। अगर वो उससे कम होता है, अगर वो ये जो सपोज ये स्मॉल एल है, इफ इज एल इज लेस देन लैम्डा सी, देन दिस क्रॉस पोलराइजेशन इफेक्ट्स कैन बी मिनिमाइज्ड। ठीक है बच्चों, तो पोलराइजेशन मेंटेनिंग फाइबर जो है वो हम दो तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, या तो हाई बाई रेफ्रिजरेंस हो, जिनका बाई रेफ्रिजरेंस बीटा BF की वैल्यू ज़्यादा हो, या मेरा BF की वैल्यू कम हो, उसको बोलते हैं लो बाई रेफ्रिजरेंस। अगर हाई बाई रेफ्रिजरेंस है तो हम बोलते हैं कि बीट लेंथ जो है वो लगभग 1 mm के बराबर या उससे कम है ना, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो बाई रेफ्रिजरेंस ज़्यादा है मतलब बीट लेंथ कम है, और अगर बाई रेफ्रिजरेंस कम है तो मेरा बीट लेंथ ज़्यादा है। तो ये हम देखते हैं अराउंड 50 मीटर या उससे ज़्यादा तो हमारा स्मॉल बाई रेफ्रिजरेंस है, और अगर लार्ज बाई रेफ्रिजरेंस है तो मेरी बीट लेंथ जो है वो लगभग 1 मिलीमीटर या उससे कम होती है। ठीक है बच्चों, अब मैं इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ आप लोगों को, फटाफट से मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। टू पोलराइजेशन मेंटेनिंग फाइबर्स operating at a wavelength of 1.3 micrometer, sorry it's micrometer, 1.3 माइक्रोमीटर है, यहाँ पे माइक्रो छूट गया, दिस इज 1.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, और 0.7 मिलीमीटर, ये ठीक है 0.7 मिलीमीटर, ठीक है, और 80 मिलीमीटर। तो दो मैंने क्या बोलते हैं इनकी बीट लेंथ्स दी हैं। एक बार 1.3 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ पर ऑपरेट करा, यानी लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1.3 माइक्रोमीटर। ठीक है बच्चों, और एक बार मेरी बीट लेंथ है BF1 दैट इज 0.7 मिलीमीटर, और एक बार मेरी बीट लेंथ है बीट लेंथ यानी LB1, इट्स नॉट LB1, ठीक है, LB1 इज दिस, और LB2 इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 80 मिलीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मोडल बाय रेफरेंस दोनों केसेस के अंदर, यानी BF1 और BF2 आपको निकालना है। ठीक है, अब जल्दी से बताओ BF का फॉर्मूला क्या होता है। हमने देखा था LB इक्वल्स टू होता है लैम्डा बाई BF, है ना, बीट लेंथ निकाली थी हमने लैम्डा बाई BF से, तो ऑटोमेटिकली BF कितना हो जाएगा, BF विल बी लैम्डा बाई LB। ठीक है, तो लैम्डा कितना है, लैम्डा है 1.3 माइक्रोमीटर मतलब -6, ठीक है, डिवाइड बाई LB कितना है 0.7 इंटू 10 पावर -3। तो ये कितना आ गया, ये आ गया, जल्दी से बताओ कितना आया, इंटू 10 पावर -3 आएगा, और इससे काट दो 13/7। ठीक है, और अगर मैं इसके लिए देखूंगा तो ये लैम्डा डिवाइड बाई LB2 हो जाएगा, यहाँ पर LB1 है, ये कितना हो जाएगा 1.3 इंटू 10 पावर -6 डिवाइड बाई 80 इंटू 10 पावर हो गया यार, आ जाएगा इंटू 10 पावर चलो ऊपर वाला क्या है 1.86 into 10 1.86, 3 ठीक है, और दूसरा वाला कितना आया 1.3 13/800, 13/800 ये निकालना है आपको। 13/800 कितना आएगा, सब आ रहा है 0.01625 0.0163 लिख लीजिए 0.016 है ना, 163 0.0
1625 ये आ रहा है इंटू 10 पावर माइनस 3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 1 2 3 16.25 लिख सकता हूँ, 16.25 इंटू 10 पावर, सॉरी ये तो कम हो जाएगा ना, और छोटा हो जाएगा इवन, तो ये हो जाएगा 1 और 2 यहाँ पर ले लेते हैं हम, है ना, 1.625 इंटू 10 पावर माइनस 5। ठीक है, तो आप देखो बीट लेंथ मेरी यहाँ पर 0.7 मिलीमीटर थी, यहाँ पर 80 मिलीमीटर थी, तो इन दोनों के लिए मोडल बाय रेफरेंस कितना आया, है ना। जैसे मेरी बीट लेंथ बढ़ रही है वैसे मेरा मोडल बाय रेफरेंस कम हो रहा है, और अगर मैं 80 मिलीमीटर की जगह 80 मीटर कर दूं, सपोज मेरा LB3 मैं निकालना चाह रहा हूँ, दैट इज 80 मीटर। ठीक है, तो ऐसे केस में मेरा BF3 कितना आ जाएगा, BF3 विल बी 1.3 इंटू 10 पावर माइनस 6 डिवाइड बाई 80। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.01625 इंटू 10 पावर माइनस 6, और ये हो जाएगा 1 2 3, है ना, या 1.6 इंटू 10 पावर 1.625 इंटू 10 पावर माइनस 8। तो आप देख सकते हो कितना कम हो रहा है ये मेरा मोडल बाय रेफरेंस फैक्टर। BF3 इसके केस में इतना आया, 80 मिलीमीटर के केस में इतना आया, और 0.7 मिलीमीटर के केस में इतना आया। ठीक है बच्चों, क्लियर है? यस सर। यहाँ पर लेक्चर को हाँ कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? ठीक, तो यहाँ पर हम एंड करते हैं लेक्चर, हमारा सेशन कंप्लीट, हमारी यूनिट कंप्लीट हो गई है।